ओके, अब पढ़ना है द लॉ ऑफ मास एक्शन। द लॉ ऑफ मास एक्शन, ये क्या होता है लॉ ऑफ मास एक्शन? कि कोई भी मैस, कोई भी चीज़ें आप इसमें रिएक्ट कर किस बेस पर करती हैं, ये कैसे रिएक्ट कर रही होती हैं, रिएक्टेंट कैसे रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, कैसे टू मोल्स अगर किसी चीज़ ने रिएक्ट किए हैं तो टू मोल्स आगे नए प्रोडक्ट के कैसे बन रहे हैं, ये सब चीज़ें कैसे हो रही होती हैं। तो दो साइंटिस्ट थे, गलबर्ग और पीवेज, इन्होंने 1864 में अपना एक लॉ दिया था जिसको लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं, जो इक्विलिब्रियम स्टेट पे लाया करता है। ठीक है, इसके लिए रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम में होना बहुत ज़रूरी है। जो भी रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव करता है, और स्पेशली हम इस चीज़ को हमेशा डायनामिक इक्विलिब्रियम में लेते होते हैं। ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम की एक प्रॉपर्टी है ये कहता है द रेट एट विच, यहाँ पे हम साथ साथ लिखते जाएंगे तो समझ आती जाएगी ताकि आपको ये यही याद हो जाए, वरना बच्चे इसको कन्फ्यूज़ होकर गलत लिख लेते हैं। ठीक है, द रेट, ऐसा रेट जिस पे, रेट ऑफ रिएक्शन हमने पीछे पढ़ा है ना पिछले वाले चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स में, कि किसी भी स्लो स्टेप वाली बात है। ठीक है, कि रेट किसी भी चीज़ का रेट है, द रेट किस स्पीड से, किस रेट, फर्स्ट ऑर्डर से, सेकंड ऑर्डर से, किस वे में, द रेट एट विच, ऐसा रेट जिस पे, ठीक है, सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस आप ले रहे हो, चाहे वो हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन और आयोडाइड है, चाहे वो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, जो भी चीज़ है, द रेट एट विच अ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जो है वो रिएक्ट कर रही है, ठीक है, इस प्रपोर्शनल टू, वो किस चीज़ के प्रपोर्शनल है, वो प्रपोर्शनल है जी टू इट्स एक्टिव मास, टू इट्स एक्टिव मास। और एक्टिव मास का क्या मतलब है, वो हिस्सा, वो पार्टिकल्स, वो सब्सटेंस जो रिएक्शन में हिस्सा ले रही है, एक्टिव मास है, जो कुलेंस कर रहे हैं, जो आपस में टकरा रहे हैं ताकि प्रोडक्ट बना सके, वो एक्टिव मास। ठीक है, कोई किसी भी, जो भी सब्सटेंस, चाहे हाइड्रोजन है, चाहे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं ताकि वो बना सकें अमोनिया, तो वो स्पीड, वो मास, वो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो इस रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। ठीक है, द रेट एट विच, वो रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास, उसके एक्टिव मास पे डिपेंड करती है, एक्टिव मास एंड दी, और दूसरी बात, एंड दी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, और जो रेट है किसका, केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, केमिकल, जो भी है केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इस प्रपोर्शनल टू, वो किस चीज़ के प्रपोर्शनल है जी, वो प्रपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट आ रहा है, ये इनके बनने के बाद जो प्रोडक्ट आ रहा है, टू द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट कौन सा, मल्टीप्लाई करने वाला, प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास, एक्टिव मास का क्या प्रोडक्ट आ रहा है ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशी, जो भी रिएक्टिंग सब्सटेंस, स्पीशी लिखना है या आपने सब्सटेंस लिखना है। ठीक है, अब जो भी, जितनी अमाउंट ऑफ मोल्स आपने कितनी रिएक्टिंग सब्सटेंस है, जितना एक्टिव मास है, वो प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ, इनका जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स के। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है कितना इनका एक्टिव मास, और एक्टिव मास के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है जी किसी भी चीज़ का रेट। अब हम एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, जो भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट लेंगे हम उनको स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे, और जो यूनिट यहाँ पर यूज़ होता है वो यूज़ होता है मोल DM क्यूब। ठीक है, यूनिट मोल DM क्यूब होता है, और हम जब भी रिएक्टेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट में डालेंगे। अब सबसे पहले आप ये स्टेटमेंट लिखने के बाद, ये बताने के बाद कि किसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपने कोई भी केमिकल इक्विलिब्रियम लेते होते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे कोई भी रिएक्शन लेते हैं या रिवर्सिबल रिएक्शन लेते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन ही डायनेमिक इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं ना। तो अब फॉर एग्जांपल वो कहता है कि A प्लस B आपस में रिएक्ट करते हैं ताकि वो C और D बना सके, A का A मोल B के B मोल रिएक्ट करते हैं ताकि C के C और D के D मोल बनाए जा सके। यहाँ पे उन्होंने बताया कि किस लिक्विड में है या सॉलिड में है। यहाँ पे A B और C, यहाँ पे वो बात करता है कि ये जो A B और C लिखा हुआ है, और आप D भी लिख सकते हो, ये केमिकल स्पीशीज़ हैं, यानी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कोई भी एलिमेंट्स हैं, कोई भी कंपाउंड है, ये क्या है, ये केमिकल स्पीशीज़ हैं, ये क्या है, ये केमिकल
स्पीशीज़ है, जबकि जो ए बी और सी हमने लिखा है ये कोफिशेंट्स हैं, ठीक है। इसकी ये एज अ कोफिशेंट यूज़ होंगे, ठीक है। बाज़ औक़ात हम प्रोडक्ट ऑफ कोफिशेंट, जब हम रेट लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन करते हैं हायर क्लासेस में, तो हम कहते हैं इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द, यहाँ पे टू द प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशेंट्स ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस की, उनकी कोफिशेंट्स का प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये ए बी सी एंड डी हमारे पास केमिकल स्पीशीज़ हैं, जैसे कि कोई हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, वाटर, जो भी केमिकल स्पीशीज़ आप इसमें रिएक्ट करी हैं। और ए बी सी उनके मोल्स हैं, ठीक है। कोफिशेंट बेसिकली उनके मोल्स होते हैं कि इनको हम एज अ कोफिशेंट लेंगे। और मैं आपको बता दी हूँ कि ये कोफिशेंट बेसिकली मोल्स होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर तो नहीं लिया, यहाँ पर लिए हैं, जैसे इसके 2 मोल, ये अब एज अ कोफिशेंट यूज़ होता है, ठीक है। मैं एक दफ़ा जनरली लिख के बता देती हूँ और एक दफ़ा मैं किसी केमिकल इक्वेशन के थ्रू आपको बता दूँगी। अब हमने केमिकल इक्विलिब्रियम ले लिया, हमने ये भी बता दिया कि ए बी सी और डी, मैं इसको ऐसे भी चाहूँ तो लिख सकती हूँ कि ए बी सी और जो डी है ये किसी भी केमिकल स्पीशीज़ और छोटा ए बी सी और डी और कोफिशिएंट है। सबसे पहले डेफिनेटली फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, तो हम एक बात करते होते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर एफ इसके ऊपर लिख लेते हैं आर एफ, और इसके ऊपर हम लिख देते हैं आर रेट ऑफ रिवर्स, ठीक है। वो कहते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसी भी चीज़ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या प्रोपोर्शनल है उसके एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के, ठीक है, कि कितने एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट हैं और ये इनके एज अ कोफिशिएंट। और के एफ जो यहाँ पर यूज़ होता है वो इक्विलिब्रियम मतलब कांस्टेंट के तौर पे यूज़ होता है, ए और बी, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया, इसके बराबर है। फिर हम बात करते हैं कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की, तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आर बराबर इस डायरेक्टली, सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके जी, वो हम सी डी के, ठीक है। और यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो के आर है, ठीक है, कांस्टेंट के आर है, के आर इज सी डी। अब हमें ये पता चल गया है कि ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है, और हमने लिया हुआ है रिवर्सिबल रिएक्शन, मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी तो होगा। तो एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, के आर और के एफ जो हैं वो रिवर्स और फॉरवर्ड कांस्टेंट थे, लेकिन एट इक्विलिब्रियम स्टेट जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, अब इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स इक्वल हो जाएंगे। तो फिर क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते कि एफ जो हमारे पास ए इंटू ए बी इंटू बी था वो इक्वल हो गए के आर सी इंटू सी एंड डी इंटू डी के, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के बराबर हो गया। अब जब रेट ऑफ फॉरवर्ड, अब सबसे पहले एक, जब भी रेट ऑफ फॉरवर्ड और यहाँ पर हम इसको इधर ले आए, ये रेट ऑफ रिवर्स, रेट ऑफ फॉरवर्ड वर्ड, इसको हम आसान में बच्चों को बताती हूँ कि इस तरह करो, ये इधर है इसको इधर ले आओ। अब ये चीज़ यहीं रह गई है, ठीक है, ये वाली, ये जब ये यहाँ आ गया है, ठीक है, तो ये पीछे क्या बच्चा, सी डी, और इसको इधर ले आओ, ए और बी, ये ऐसे हो गया। ऊपर हमारे पास आ गए हैं प्रोडक्ट, नीचे हमारे पास आ गए हैं रिएक्टेंट। और के एफ ओवर के, अब मैं बताती हूँ, ये जो के एफ और के आर हैं ये बराबर होते हैं के सी के। और नो व्हाट इज़ के सी, के सी इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के सी क्या है, ये है जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के सी इज इक्वल टू के एफ ओवर के आर, के सी को हम कहते होते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ओवर रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। ये चीज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखी हुई ही नहीं है। चलो होता क्या है, देखो यहाँ पर क्या है
कि एफ इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट लो, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ओवर प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होता है कि वेयर के सी और के एफ इज नोन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन द स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल स्पीशीज, केमिकल स्पीशीज की कॉन्सेंट्रेशन है। यहाँ पर आपको यही बताया गया है। बस इतना बता रहे हैं कि प्रोडक्ट इज टेकन एज नॉमिनेटर, प्रोडक्ट को आप एज अ नॉमिनेटर लेते हो और रिएक्टेंट को एज अ डिनोमिनेटर लेते हो। फिर कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम आ जाती हैं। अब बहुत सारी कंडीशंस होती हैं वैसे इक्विलिब्रियम के लिए। सबसे पहले इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए आपके पास जो है वो कंटेनर क्लोज होना चाहिए। फिर एक रिएक्शन कहाँ से शुरू हुआ था, रिएक्टेंट ने रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाया या प्रोडक्ट ने रिएक्टेंट, ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के बराबर हो जाते होते हैं, तो तब अचीव होता है आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम। ये कुछ कंडीशंस होती हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए। यहाँ पर अब केसी से रिलेट करके बताया जा रहा है। केसी अप्लाइज ओनली एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डेफिनेटली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है तो वो सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे ही अप्लाई होगी ना। वही वाली बात फिर बता रहा है, द सबस्क्रिप्ट सी इंडिकेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन मोल पर DMQ इक्विलिब्रियम स्टेट। ये वाली बात मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, जब हम इनको ऐसे लेते होते हैं ना, जब हम KC लिखते होते हैं तो KC में ना कोई भी कॉन्सेंट्रेशन हम जिस चीज़ की भी लेते होते हैं ना, हम लिखते होते हैं मोल DM3, ठीक है। अब मोल DM3 यहाँ पे C लिखा हुआ है ना, तो ये C के बाद अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल NO के 2 मोल लिए थे तो 2, ठीक है, वहाँ पे हम ये लिख देते होते हैं। जिस भी चीज़ की अगर D है तो D की हम लिखेंगे मोल DM3, ठीक है। और आगे फॉर एग्जांपल कोई जितनी भी उसकी दी हुई है 3 दी हुई है तो 3, ठीक है। अब यहाँ पर हम मोल DMQ भी, प्रोडक्ट को भी मोल DMQ में ही लेते होते हैं। वो कहता है कि चाहे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है, आपने उनको मोल DMQ में लेना है, ठीक है। और अंदर बाहर आपने जो भी सबस्क्रिप्ट होती है वो लिखनी होती है। केसी डज नॉट डिपेंड अपॉन, वही वाली बात है कि केसी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करती है, ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से केसी की वैल्यू चेंज हो जाती होती है। फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक वैल्यू थी, पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूसरी वैल्यू आ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने चेंज करने से इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। वैन एवर वी स्टार्ट द रिएक्शन विद प्योर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एनी कंपोजिशन इन बिटवीन द वैल्यू ऑफ केसी रिमेन सेम। कंपोजिशन कॉन्सेंट्रेशन जितनी भी रो कंपोजिशन उनकी सेम रहती है, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने से केसी की वैल्यू चेंज होती है। व्हेन केसी इज रिलेटेड टू कोफिशिएंट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज प्लेस इन नोमिनेटर। आपने प्रोडक्ट को नोमिनेटर में लिखना है, वही बात है, प्रोडक्ट को नोमिनेटर में लिखना है और रिएक्टेंट को डिनोमिनेटर में लिखना है। एक और वैल्यू बात जो यहाँ पर बताता है, वो कहता है कि ये जो केसी है, केसी की वैल्यू अगर 1 से कम है, यानी 0.1 है, 0.002 ग्राम है, कुछ ऐसे है, 0 से कम है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि जो रिएक्शन हो रहा है उसके अंदर सारे के सारे क्या पड़े हैं, रिएक्टेंट पड़े हैं, रिएक्टेंट्स के अमाउंट ज़्यादा है। लेकिन अगर केसी की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, 2 है, 3 है, तो फिर आपके पास ज़्यादा क्या पड़े हैं, प्रोडक्ट पड़े हैं। अगर केसी की वैल्यू 2, 3 है तो आपके पास प्रोडक्ट पड़े हैं। केसी की वैल्यू 0 से कम है, 1 से कम है तो रिएक्टेंट है, 1 से ऊपर है तो प्रोडक्ट हैं आपके पास। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में आप जब जाके देखते हैं आपके पास प्रोडक्ट की तादाद ज़्यादा है। और अगर 1 से कम है, हम अक्सर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि अगर केसी की वैल्यू 1 से कम है तो आप हमें डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताओ। अब देखो, अगर तो थोड़ा कॉन्सेप्ट है, अगर केसी की वैल्यू 1 से कम है, 1 से कम है, मैं कहती हूँ कि 0.1 है, डेफिनेटली रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट ज़्यादा हैं, तो रिएक्टेंट क्या कर रहे होंगे, प्रोडक्ट बना रहे होंगे, तो रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड होगा, रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। लेकिन अगर केसी की वैल्यू 2 है, केसी की वैल्यू 3 है, प्रोडक्ट की तादाद ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट क्या कर रहे होंगे, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहे होंगे, तो रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड जा रहा होगा, ठीक है। ये चीज़ आप याद कर लेना, और तो इसमें और कुछ भी नहीं है। अब जहाँ पर ना, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ बता रहे हैं, राइट दी प्रोडक्ट इन नोमिनेटर एंड रिएक्टेंट इन डिनोमिनेटर विद स्क्वायर ब्रैकेट, राइट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर कोफिशिएंट। यहाँ पर कुछ इक्वेशन बताई गई है आपको, और कह रहे हैं कि इनको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के केसी की फॉर्म में लिखो। यहाँ पे तो सिर्फ केसी पूछा गया है, यूनिट्स भी पूछे जा सकते हैं, जैसे
आगे शायद है, देखते हैं ज़रा। अब यहाँ पर देखो, अब मैं अगर इसकी आपको समझा भी देती हूँ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की कैसे, वो इक्वेशन कैसे की गई है। यहाँ पे उसने एक इक्वेशन ली है, N2 + 3H2 चेंज हो रहे हैं और 2NH3 बना रहे हैं। अगर मैं रेट ऑफ वही यहाँ पे उसको उस तरीके से करूँ जैसे पीछे पूरी हमने लिखी है कि जी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, ये मैंने लिखा अमोनिया, ये मैंने लिखा 2, ये मैंने लिखा हाइड्रोजन H2, सॉरी नाइट्रोजन की एक है, ठीक ठीक ठीक, ये N2 ऊपर कुछ नहीं, यहाँ पर लिखा मैंने H2 और ये मैंने लिखा 3, ठीक है। और ये फिर इसके बाद मैं लिखूँगी जी के एफ इज़ इक्वल टू N2H2 3, ठीक है। फिर मैं कहूँगी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन और आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमोनिया है ना, देखो NH3 और 2, यहाँ पे ऐसा इस तरीके से कोफिशिएंट लिखे जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं कहूँगी कि जी के आर इज इक्वल टू NH3 × 2, इस चीज़ को ऊपर नहीं लिखते होते बल्कि ये जो इधर लिखा होता है मोल, इसको ये कोफिशिएंट होता है, ठीक है। अब फिर रेट ऑफ फॉरवर्ड, अब इसका क्या हो जाएगा कि एफ जो कि इसके बराबर था वो के आर जो कि ये है, ये हो जाएगा। फिर वो प्रोडक्ट के सी जब लिखना पड़ गया ना मुझे के सी, तो फिर मैं कैसे लिखूँगी, ऊपर क्या लिखना है मैंने, अब ऊपर मैंने लिखना है प्रोडक्ट अमोनिया के 2, नीचे मैंने लिखने हैं रिएक्टेंट्स जैसे कि N और H2। फिर जो यहाँ पर उन्होंने कहा था ना ये वाली बात मोल डी एम की, तो कोई भी आप अगर ले लो, मैंने अगर इसको लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगी, मोल DM³ 2, इसको भी लिखूँगी मोल DM³, ठीक है। कोई नहीं है इसके तो थे ना 3, तो मोल DM³3, फिर हम ऐसे करके इसके यूनिट निकालते होते हैं, ठीक है। समझ आ गई, ये ऊपर वाला पॉइंट बेसिकली वो ये कहना चाह रहा था। अब हम एग्जाम्पल जो असल में यहाँ पर पूछा जा रहा है वो करते हैं। वो कहते हैं राइज द कॉन्सेंट्रेशन टू पावर कोफिशिएंट, आपने सिर्फ यहाँ पर बताना है, ये इक्वेशन दी हुई है आपको, इक्वेशन का आपने सिर्फ KC बताना है। तो आपको पता है कि KC का मतलब होता है ऊपर आपने लिखना है प्रोडक्ट, नीचे आपने लिखने हैं रिएक्टेंट। तो क्या करोगी, ये रहा KC, ये रही इक्वेशन, इक्वेशन के ऊपर ये क्या लिखे हुए हैं, ये प्रोडक्ट है, तो सबसे पहले ये लिखोगी अमोनिया ऊपर और नीचे ये क्या है रिएक्टेंट है, तो ये आपके हो गए रिएक्टेंट। फिर एक और इक्वेशन दी हुई है जैसे CO प्लस हाफ ऑक्सीजन, रिवर्सिबल रिएक्शन है, चेंज हो रहा है CO2 में, इसका भी कहता है KC लिखो। तो कैसे लिखोगी, सिंपल सी बात है, KC पहले ऊपर लिखा जाता है प्रोडक्ट, साथ कुछ भी नहीं है, CO2 ऐसे ही आएगा, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, नीचे आएंगे रिएक्टेंट, ये है जी CO ऐसे ही, साथ क्या है O2, लेकिन O2 के ऊपर क्या है 1/2, ठीक है। अब वो कहता है द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट वेरियस इंडस्ट्रियल रिएक्शन वेयर केस एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ दिस रिएक्शन, डू नॉट फॉरगेट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। अब सबसे पहले क्या है SO2+, आपने खुद ही इन इक्वेशन को बैलेंस करना है और बैलेंस करने के बाद आपने बताना है इनकी वो लिखनी है। और क्या है, गिव द बैलेंस इक्वेशन डेट करस्पॉन्ड टू फॉलोइंग इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, इनकी बैलेंस इक्वेशन दोस्त यहाँ से लेकिन गैस इक्वेशन की फॉर्म में लिख दो। तो पहले ये कर लेते हैं N और O एक लेते हैं, फॉर एग्जांपल उसने कहा है कि SO2 + O2 रिएक्ट कर रहे हैं और सिर्फ SO3 बना रहे हैं। क्या मतलब है कि इसके 2 थे तो इसके हाफ यूज़ हो रहा है। देखो S एक ही है, एक ही इधर आ गया, O2 थे 2 थे इसके पास, एक इसने इसको दे दिए और एक रह गया, मीन्स हाफ यूज़ हुए ना। जैसे अगर यहाँ से देखो, यहाँ पे CO था, O2 था, एक इसको दे दिए CO2 हो गया, एक O पीछे बचा ना 1/2, तो इसकी कैसे लिखी जाएगी फिर KC कैसे लिखोगी, ऊपर आपने लिखना है SO3 प्रोडक्ट
ठीक है। नीचे क्या है, SO2 प्लस O2 इंटू 1.5। इन दोनों का करो, नहीं कर सकती हो तो फिर मैं करती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कहता है गिव द बैलेंस इक्वेशन, इसको देख के बैलेंस इक्वेशन बनाओ। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, इसका प्रोडक्ट लिख लो, क्या है, CH3OH है। नीचे क्या रिएक्शन है, रिएक्टेंट CO2 प्लस प्लस 3H2। अब देखो बैलेंस है, कार्बन एक एक, हाइड्रोजन देखो बैलेंस नहीं है, मुझे तो ये बैलेंस नहीं लिख रही है। अच्छा, एक तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, तो मंदी भी ना, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 के 2 है, हाँ 2 है। अब ये देखो बैलेंस है 2 4, यहाँ पे तो 4 नहीं है, 3 और ये 4 पूरे हैं। एक ऑक्सीजन एक कार्बन, हाँ ये एक बैलेंस इक्वेशन है। अब अगली वाली को भी ऐसे ही लिखना, केस गिवन है। पहले देखो ना साइड पे, ये 2NO प्लस, ये लिखी हुई है ना मैं थोड़ी, 2NO प्लस 2H2 चेंज हो रहा है और बना रहे हैं NO2 प्लस 2H2O। अब देखो इक्वेशन बैलेंस है, हाँ जी 2NO, ठीक है, 2O 2O, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 4, इक्वेशन बैलेंस है। इक्वेशन बैलेंस भी आपने बस उसकी बैलेंस इक्वेशन लिखनी थी, इनको भी मैं कर ही देती हूँ। इसमें क्या है, अमोनिया है, NH3 प्लस O2 चेंज हो रहे हैं NO प्लस H2O में। अब देखो जी, एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन कितने थे, 2। तो ये देखो, एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा। हाइड्रोजन को देखो, मसला तो हाइड्रोजन कर रहे हैं, हाइड्रोजन तो 3 है और यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास 2 है। मीन्स कि हमें यहाँ पर इक्वेशन की बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। अगर तो मैं यहाँ पर देखो 2 लगाती हूँ, यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया, तो यहाँ पर भी मेरे पास 2 आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये 2 नाइट्रोजन, तो यहाँ पे ये 2 नाइट्रोजन, 2 3 ज़ा 6, हाइड्रोजन 6 हो गए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं 3 लगाती हूँ तो 3 2 ज़ा 6, ऑक्सीजन 3 हो गए हैं। लेकिन ओह सॉरी, हाइड्रोजन 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी मुझे 2 लगाने पड़ेगा, 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पर भी मेरे पास हो गए हैं 4, 2 ये रहे, 2 ये, तो इक्वेशन बैलेंस। इसी तरीके से आपके इक्वेशंस को क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। या अभी इसको देखते हैं, CH4 प्लस H2O चेंज हो रहे हैं, बना रहे हैं CO प्लस H2। अब CCOO, लेकिन यहाँ से देखो, यहाँ पे H2 और यहाँ पे H4 है, इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो हमें यहाँ पर इक्वेशन के भी बढ़ाने पड़ेंगे। कितने 2 यूज़ हुए थे, अगर मैं यहाँ पे इसके 2 बनाती हूँ तो ये कितने हो गए, 4, 2 2 ज़ा ये 4 5 6। तो यहाँ पर कितने हो गए, 2 2 ज़ा पे अभी 4 अब होके आए हैं। फिर कभी हम मज़ीद बढ़ाएं, बैलेंस करेंगे, ठीक है। अगर इसके मैं यहाँ पे 2 बनाती हूँ तो 4, तो वो तो ये वाले 4, तो ये वाले 2। अगर मैं इसके यहाँ पर ज़्यादा कर दूँ, मैं यहाँ पर 4 लगा दूँ, 4 2 ज़ा 8। अब यहाँ पे कितने, 4 5 6 कम है, यानी हाफ लगाते हैं। यहाँ पर हम हाफ लगाएं तो कितने हो जाएंगे, देखो अब हाफ लगाएंगे, हाफ से हमारे पास ये हो जाएंगे, हाफ से कितने हो जाएंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने 6 लगाने थे, तो यहाँ पर हमारे पास 6 पूरे होने चाहिए, तो हम यहाँ पे 3 लगाएंगे, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 लगेगा, 3 2 ज़ा 6, क्योंकि यहाँ पर कितने थे, 6 थे, 4 5 6। तो अभी हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। तो अब आगे क्या है, आगे यहाँ पर उन्होंने हमें बताया कि आपने क्या करना है। द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम कंस्ट्रक्शन ऑब्जर्व फॉर द रिएक्शन एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे ए की इतनी अमाउंट है, बी की इतनी अमाउंट है और ए बी की इतनी अमाउंट है, ठीक है जी।
लिखते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन के लिए के सी लिखते हैं। इक्वेशन क्या है, ए इंटू टू, वैसे पहले प्रोडक्ट लिखा जाता है, वैसे हम पहले कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं। ए की टू है बी की भी टू ही है। ओके, सबसे पहले हम डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन भी लिख लेते हैं अपने पास। के सी की वैल्यू लिखते हैं। के सी क्या होता है, के सी होता है जी प्रोडक्ट इनटू रिएक्टेंट। ऐसे ही है। अब इनकी वैल्यू लिखते हैं। पहले प्रोडक्ट की वैल्यू ये है 0.203 मोल, लेकिन मैंने क्या बोला, यूनिट क्या लिया जाता है, मोल DM क्यूब, और ये वाला 2 ऐसे, जैसे वो पहले मैं बता रही थी ना, यूनिट ऐसे निकाला जाता है। अब हम आते हैं जी इस पे ए की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, 0.399 मोल DM क्यूब। इसकी कितनी है जी 1.197 मोल DM क्यूब। अब हम जब इनको डिवाइड करते हैं ना आपस में, तो इसका यूनिट तो ख़त्म हो जाएगा। यूनिट कैसे ख़त्म हो जाएगा, ये माइनस DM क्यूब था। अब देखो यहाँ पे ऊपर 2 थे, 1 2 3, ये तो कट गए। फिर इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करके और इसके साथ डिवाइड करते हैं, तो जो भी आंसर आता है वो KC होता है। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा 0.086। सर यूनिट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यूनिट ख़त्म हो गया। ऊपर 2 थे, नीचे 1 मोल DM क्यूब के साथ और दूसरे मोल DM क्यूब के साथ कट जाएगा, तो कोई यूनिट नहीं आया। लेकिन बाज़ इक्वेशन पे साथ यहाँ पे यूनिट आते हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसी एग्जाम्पल हो जिसमें यूनिट हुआ तो फिर मैं आपको करा